गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में आपको बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने SN1 SN2 आपको बताया था। SN1 SN2 के थ्योरेटिकल पावर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताई थी। उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराए थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट और जेई में आ सकते हैं। नीट क्वेश्चंस की वैरायटी थोड़ी सी अच्छी भी कराई थी और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आगे करा दिए जाएंगे। अब देखिए बच्चों की डिमांड बहुत आई कि E1 E2 के बारे में बताइए, तो आपको बताते हैं अब E1 E2 रिएक्शन। सबसे पहले E1 E2 के पहले एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बताएंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है, क्यों इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल से जब कोई एटम बाहर निकलता है, एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट मतलब बाहर निकलना, जब वो एलिमिनेट हो जाता है तो उसे कहते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। स्पेशली जब हम हैलोजन जुड़ा होगा, तो जब हैलोजन जुड़ा होता है उस दौरान एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन एटम दोनों बाहर निकलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इस दौरान ये जो कंपाउंड है देखिए आपने एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, ये जो कंपाउंड है एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन को दो भागों में बांटा गया है, E1 और E2। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था उसे दो भागों में बांटा था, S1 में और SN2 में। ऐसे ही इस एलिमिनेशन रिएक्शन को दो भागों में बांटा गया है, एक का नाम है E1 रिएक्शन, दूसरे का E2 रिएक्शन। अब देखिए सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन का हम E1 को पढ़ेंगे आज। E1 रिएक्शन क्या होती है? तो E1 रिएक्शन में सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूल ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O से, ये जो H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे और इस दौरान टेम्परेचर हमें, अब आपको टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है, टेम्परेचर हमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें ऊपर लेना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें ऊपर लेना है। अब हमने ले लिया अभी 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखिए पहले तो ये बन गया आपका एल्कीन बन गया, साथ में हैलोजन हैलाइड के रूप में बाहर निकल गया, हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में बाहर निकल गया। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हुआ क्यों, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दी जाएगी मैकेनिज्म। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये आपका ये हमने जो करते हो ये पूरा जो रिएक्टेंट है लिख लिया। अब सबसे पहले जो है ये क्लोरीन जो है बाहर जाएगा, जब ये क्लोरीन बाहर जाएगा तो ये बनेगा आपका CH3 और ये प्लस का चार्ज, ठीक है। अब देखिए आप खुद समझिए, ये एक अभी अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड था और आपने इस क्लोरीन को बाहर निकाल के इसको एक तरीके से अनस्टेबल कंपाउंड बना दिया, तो ये जो है ये एक्चुअली में स्टेबिलिटी से आप अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं। आपने स्टेबल था, अपने आप में खुश था, बेस्ट था, बिल्कुल मस्त बढ़िया था, आपने इसको जबरदस्त इलेक्ट्रॉन पेयर Cl- की तरफ, मतलब Cl की तरफ आपने मूव कर दिए, ये Cl- में कन्वर्ट होकर बाहर निकल गया, इसमें पॉजिटिव आ गया, तो बेचारा पहले तो स्टेबिलिटी के पास था, अब ये एक तरीके से अनस्टेबल हो गया, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। किसी के भी ऊपर प्लस का चार्ज हो माइनस का चार्ज हो, वो कभी अपने आप में स्टेबल नहीं होता, वो कंपेयर कर लेते हैं, तो इसकी कंपेयर में तो ये इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। जब भी आप स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की जाएंगे तो वो स्टेप बहुत ही स्लो होगी, वो स्लो स्टेप होगी, तो हम इस स्टेप को बोलेंगे RDS या स्लो स्टेप, इसको बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो होता है बहुत ही स्लो स्टेप, तो स्लो स्टेप को हम बोलते हैं RDS। इसके बाद देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में जब आपने ये CH3 प्लस को लिखा जो करते हो, तो जैसे ही हम ऐसा लिखते हैं, अब देखिए इसकी जस्ट बाजू में एक कार्बन ही है, किसी भी कार्बन को हम ले लेते हैं, इस कार्बन को लेते हैं। अब इस कार्बन की जस्ट इसके बाजू वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। जब इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा,
वो माइनस चार्ज यहाँ आएगा तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये आपका बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3 प्लस H प्लस। तो कुल मिला के ये देखिए ये चीज मिल गई आपको। अब आप बोलेंगे सर आपने इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाया तो ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने इसी कार्बन के हाइड्रोजन को क्यों H प्लस के रूप में बाहर निकाला? इसको निकाल देते, इसको निकाल देते, किसी को भी निकाल देते, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके साथ ये जो है अल्फा अल्फा और अल्फा अल्फा कार्बन इस पॉजिटिव के साथ जो कार्बन लगा है इसके बाजू वाले, यदि हम इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए, इसको आप अल्फा मानिए, इसके बाजू वाले को अल्फा लेते हैं जैसे हम, तो ये अल्फा अल्फा अल्फा, या इसको यदि आप लेते हैं अल्फा कार्बन तो ये बीटा बीटा बीटा, और तीनों की स्थिति एक सी है, तीनों कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको निकालेंगे हाइड्रोजन को तो ये बॉन्ड आपका बन जाएगा। तो देखिए इसको हमने E1 की सहायता से इसको हमने एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गई आपकी E1 रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे आपको E2 रिएक्शन। जैसे हम E1 रिएक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद E2 रिएक्शन को पढ़ेंगे, फिर हम इसको डिफरेंट करके दोनों की क्वेश्चंस को भी अलग अलग लेके जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए E1 रिएक्शन के लिए हम इतना काफ़ी है। आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पर जाइए। थैंक यू। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम? थर्ड स्टेप में ये H प्लस और ये Cl माइनस आपस में मिल जाएंगे और HCl का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये तीन स्टेप तो E1 रिएक्शन के लिए आपको करवा दी। अब आप बोलेंगे कि सर E1 रिएक्शन और S1 रिएक्शन में क्या डिफरेंस है या क्या क्या सेम चीज़ें हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूंगा कि S1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन दोनों ही रिएक्शन जो हैं लगभग एक सी हैं, बस एक जगह थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ही पूरा खेल कर देगा। देखिए S1 रिएक्शन में हमने कार्बोकेटाइन बनाया था, E1 रिएक्शन में भी हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे। इसके अलावा S1 रिएक्शन में आपने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकेटाइन। इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकेटाइन। बस S1 रिएक्शन में क्या किया था, जैसे हमने कार्बोकेटाइन बनाया था उसके बाद फिर हमने उसकी जगह उस कार्बोकेटाइन की जगह वहां पे न्यूक्लियोफाइल को आगे जोड़ दिया था। E1 रिएक्शन में हम बस इतना सा एक काम करेंगे कि वहां हम कार्बोकेटाइन बनाने के बाद उस न्यूक्लियोफाइल को जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके बाजू में जो कार्बन है उससे H प्लस निकाल के, मतलब उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आके वहां पर हम डबल बॉन्ड बना देते हैं। ये एक मेन डिफरेंस है S1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन के बीच में। यही जो डिफरेंस है आपको रियल में बताएगा कि S1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो E1 रिएक्शन आपने पढ़ लिया। अब देखिए इस S1 रिएक्शन जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और वो मैं कंफ्यूजन आज आपकी दूर जरूर करूंगा कि आप दोनों को लेके एक साथ चलेंगे हम, S1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन, ताकि आपके पूरे क्वेश्चन जो हैं मुश्किल से 5-10 मिनट के अंदर मैं आपको ये पूरा क्लियर करवा दूंगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि आपको बहुत ही कम टीचर करवाते हैं, मैं आपको जरूर करवाऊंगा। S1 रिएक्शन आप लिखिए और E1 रिएक्शन लिखिए, S1 रिएक्शन लिखिए और E1 रिएक्शन लिखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप लिखिए आपने, दोनों में सेम चीजें जो भी आएंगी, जो भी डिफरेंस होगा सब हम उसको क्लियर करेंगे। पहला स्टेप लिखिए RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। RDS इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें भी सेम वही चीज है, RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। पहला स्टेप दोनों में सेम है। दूसरा स्टेप, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकेटाइन। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ
फर्स्ट कार्बोकैटायन, इसमें भी सेम है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकैटायन। थर्ड पॉइंट, rearrangement of the carbocation is possible. Rearrangement of the carbocation is possible. Rearrangement इसमें भी सेम पॉइंट है कि रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। दोनों में रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन पॉसिबल रहेगा। इसमें चौथा पॉइंट, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, इसमें पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो होते हैं हेल्प करते हैं S1 रिएक्शन को। तो ये पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हेल्प द SN1 रिएक्शन। इसके अंदर भी सेम है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हेल्प द E1 रिएक्शन। पांचवा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। रेट जो होता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। इसके अंदर भी जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है S1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन के बीच, वरना आप कितनी थ्योरी पढ़ लें, कितनी बुक पढ़ लें, अगर आप इस पॉइंट को नहीं पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी कि आप क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। इसलिए ये पॉइंट आपके लिए रामबाण का काम करेंगे, डिफरेंट करने के लिए क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, कौन सा SN1 है, कैसा E1 है। अब ये पॉइंट आपको लिए होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद एक पॉइंट और आएगा टेम्परेचर। इसके अंदर टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या बराबर लेना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या बराबर लेना है, तब हम उसको S1 के रिएक्शन काम करेंगे। और यदि टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आ गया, 50 से ऊपर आ गया, तो हम उसको E1 में लेंगे। ये मेजर पॉइंट आपको याद रखना है, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत करके आओगे। तो ये S1 रिएक्शन के बारे में हो गया। S1 रिएक्शन और E1 के बीच में क्या क्या सेम चीज़ें हैं और क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में S1 रिएक्शन, चूँकि हमने करा दिया E1 रिएक्शन, अब हम नेक्स्ट वीडियो में E1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनमें डिफरेंस बताएंगे कि S1 और E1 के बीच में कैसे हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे और सॉल्व करके जाएंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और आगे क्वेश्चंस लेके आएंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, जिसको आप सॉल्व करके नीट और जेई के पेपर में अपना झंडा फहराएंगे। आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये वीडियो पहुंचे और बच्चे जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अपने घर के में ही पढ़ते हुए अपना लक्ष्य को निर्धारित करें और जीवन में सफलता पाएं। थैंक यू।